कि मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, आप जुड़ते गए, आप मिलते गए और कारवा बनता गया। मैं तो अकेला ही चला था, मैं तो मंजिल की ओर अकेला ही चला था। मैं मेरे गांव से निकल के आया हूँ और फोगेरा को अगर आप कभी देखोगे, आज आपने सुना है फोग वनस्पति होती वहाँ पे, इसलिए फोग वनस्पति ऐसी वनस्पति है जिसके लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। वो बिना पानी भी खड़ी हो जाती है, लू को भी, थपेड़ों को भी सह लेती है, आंधियों को भी सह लेती है, जड़ें भी बड़ी गहरी होती है, कितने भी आवारा पशु उसके ऊपर आ जाए उसके बाद में वो वापस पसर जाती है। हम उस वनस्पति के क्षेत्र से आते हैं तो निश्चित तौर पे वो वनस्पति की विशेषताएं वहाँ के जीव जंतुओं में और मनुष्यों में भी है। तो हम उस क्षेत्र से आते हैं डेफिनेटली। मैं मेरी बात को शुरू करूंगा। आज हम इस विषय पे बात नहीं करेंगे कि पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है। ये बातें आप खूब सुन चुके हो और आपको बहुत अच्छे से इन चीजों के बारे में पता भी है। पढ़ाई के अलावा भी कई सारी चीजें हैं जिनसे हम जूझ रहे होते हैं। कुर्सियां वगैरह पीछे होगी तो मुझे लगता है थोड़ा थक जाओगे बहुत। अच्छा, न्यू कुर्सियों से अरेंजमेंट किया है, ठीक है ठीक है, हाँ फिर ठीक है। क्योंकि कई बच्चों को डायरी भी शायद नहीं मिली होगी, नहीं मिली तो मैं आपके लिए क्या कर सकते हैं। हमने तो कितनी करवाई थी, 2025 करवाई थी, वो तो चली गई अथवार। अब वो थोड़ा सा आपको समय पे आना था। मैंने तो क्या, मेरे को एक डर और भी था। एक बार क्या हुआ कि हम खेत जा रहे थे डोके काटने के लिए, तो बच्चों को मैंने कहा कि अपने को 15 आदमी चाहिए। मम्मी ने कहा था कि 15 लोगों को लाना, इतने ज्यादा है नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने बच्चों ने कहा कि मैंने कहा ज्यादा नहीं आना, 15 ही आने। तो बच्चों ने कहा कि बहुत भीड़ है, जाके क्या करेंगे, 15 हो गए होंगे। ऐसे करते करते कोई नहीं आया सुबह तक। मैंने कहा भाई यहाँ ये स्थिति नहीं होगी कि बहुत भीड़ होगी, कहाँ बैठेंगे, नहीं चलते। अगर ऐसे नहीं चलोगे तो फिर मेरे तो हो गया काम बराबर पूरा। चलो ये हास्य विनोद हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अब हम बात करेंगे कि पढ़ाई के अलावा भी आप किन चीजों से गुजरते हैं। देखिए, मैं सीधा मेरे पे आता हूं और यहीं से बात शुरू करता हूं। देखिए, आप सभी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पे दूर दराज क्षेत्रों से आए हैं। किसी का टारगेट अध्यापक भर्ती परीक्षा है, किसी का सब इंस्पेक्टर है, किसी का राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, किसी का व्याख्याता है, किसी का वरिष्ठ अध्यापक है। हर व्यक्ति अपने लक्ष्य के साथ यहाँ आया हुआ है। कई बच्चे असफल भी हो रहे हैं, कई सफल भी हो रहे हैं, कई आप में से चयनित होते जा रहे हैं। कई बच्चे हैं जो निरंतर असफल भी होते जा रहे हैं। 2-2, 3-3, 4-4 साल हो गए, सफलता मिल नहीं रही है। कुछ मार्क्स से रह रहे हैं, कुछ मार्जिन से पीछे छूट रहे हैं। और इस दौरान विभिन्न प्रकार के स्ट्रगल कर रहा होता है वो स्टूडेंट, और वो स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता, वो सिर्फ वो व्यक्ति महसूस करता है जिनसे वो गुजर रहा है। मैं यहां पे आपको एक बात बताना चाहूंगा कि देखो, आपका सोचा हुआ कुछ भी नहीं होता। आप कितने भी दिमाग में प्लान बना लो शानदार वाले, ये कर लूंगा वो कर लूंगा, देखो मैं यहां पे जाके नियतिवादी हो जाता हूं। मैं डेस्टिनी को बहुत मानता हूं कि नियति ने जो आपके लिए तय किया वो बड़ा शानदार तय किया है। बस भरोसा इस बात पे रखना है कि हमें हमारी जो कर्तव्य निष्ठा है, हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो अभी इस समय हमारी जो ड्यूटी बनती है, उसके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। मेहनत कंटिन्यू करते रहना है। बाकी नियति ने आपके लिए बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, इस बात में मैं बहुत विश्वास करता हूं। मैं ग्रेजुएशन के जब फाइनल ईयर में था, ठीक ठीक स्तर बना लिया था उस समय, और एक जॉब में सिलेक्शन होता है। फाइनल ईयर की बात है, 2009 की बात है। उस समय सपना बुना कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, सेना में जाएंगे। इन दोनों में से किसी एक को जरूर चुनेंगे, या तो वर्दी पहनेंगे या प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। और नियति ने कुछ और तय कर रखा था।
मैं कहता हूं ना, आप सोचते हो उसके अनुसार बहुत कम लोगों के साथ ही होता है। होता वही है जो डेस्टिनी ने आपके लिए व्यवस्थित रूप से लिख रखा है। आप कहां जाने वाले हो आपको नहीं पता। अब मैं दिल्ली पहुंचा सिविल सर्विसेज के लिए, सारी चीजें ठीक चल रही थी, प्री भी पास हो गए, उम्मीद थी मेंस भी कर लेंगे। और उसी समय बीमारी डायग्नोस होती है मेरे, कोलाइटिस में अल्सर था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, क्योंकि लाइलाज है। डॉक्टर ने कहा कि 3 टैबलेट के साथ में जिंदगी गुजारनी है। बहुत बुरा सा लगा था, क्योंकि आपका सपना जब आपके सामने मरता है तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। लेकिन अब जाके मुझे समझ में आता है कि जो हुआ वो ठीक हुआ। अगर वो चीजें उस समय, बीमारी की स्थितियां नहीं पैदा होती, तो निश्चित तौर पे मैं आज न तो इस जगह खड़ा होता, ना मुझे इतने बच्चों का प्रेम मिल रहा होता। मैं आज जब इन चीजों को देखता हूं, मैं किसी भी शहर जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, साथियों से मिलता हूं, और जितना मुझे प्रेम मिलता है ना, उससे मुझे बड़ा अंदर से इतना अभिभूत हो जाता हूं कि अगर उसी समय सेना में या प्रशासन में जाता तो आज मुझे मेरे परिवार के अलावा कोई नहीं जान रहा होता, इन बच्चों का प्रेम मुझे कभी नहीं मिल रहा होता। तो नियति ने क्या तय किया? नियति ने शिक्षा क्षेत्र तय किया और हम प्रशासन के उद्देश्य के साथ निकले और कॉलेज में आके रुके। बात ये थी, इस पूरी बात में निष्कर्ष ये था कि पढ़ाई कभी नहीं छोड़ी, अपनी धुन में मेहनत करते रहे, फेल हुए, पास हुए, फेल भी हुए, पास भी हुए, और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो असफल नहीं होता। और जो असफल नहीं हुआ है उस व्यक्ति को कभी भी आने वाली जनरेशन की समस्या पता नहीं चलेगी। आज मैं अगर आपकी बात को समझ पा रहा हूं, इसके पीछे कारण ये कि मैं खूब असफल हुआ हूं। ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिसमें मैं फेल नहीं हुआ हूं। लेकिन बात वापस ये है कि वापस चीजों को शुरू भी हमें ही करना है। इसलिए सबसे पहली बात आप सभी को मैं ये कहूंगा कि बस मेहनत करते जाएं, बाकी नियति भी छोड़ दें। जब आप अंदर से डरने लगते हैं, चिंतित होते हैं कि पता नहीं मेरा क्या होगा, सीट कम है, उस समय वापस मैं ये बात याद दिलाता हूं, ये चिंता और भय आपको खोखला कर देंगे अंदर से। आपकी सोचने से कुछ नहीं होना, बस मेहनत करते जाओ, जो होगा वो आपको मिल के रहेगा। कौन किधर जाने वाला है ये आपको नहीं पता, बस शर्ते मेहनत में दम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपकी तैयारी खराब हो। नियति के भरोसे बैठ नहीं सकते आप, परंतु मेहनत करते जाओ और रिजल्ट को नियति के ऊपर छोड़ सकते हो। जिन्होंने जो प्लानिंग की वो आपको मिल के रहेगी। दूसरी बात, जब ये असफलताएं मिल रही होती है तो एक वर्ग ऐसा भी होता है जो आपको मेंटली हरास भी करता है। वो परिवार के लोग भी हो सकते हैं, वो साथी लोग भी हो सकते हैं, वो समाज भी होता है। और ये केवल आपके साथ नहीं है, ये सबके साथ है। इस सृष्टि में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके आलोचक नहीं होंगे या जिसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने वाले लोग नहीं होंगे। नौकरी लगने के बाद भी कर लेंगे, चयन के बाद आपको क्या लगता है कि नहीं कहेंगे, कह देंगे ये पेपर लेन पास हुए, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? ये वर्ग हर जगह मिलेगा। और ऐसे वर्ग के लिए हम क्या करते हैं? ऐसा नहीं है कि ये केवल आप सुनते हो, हमने भी खूब सुना है, सुनते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका सबसे बढ़िया जवाब होता है मौन। शांत हो जाओ, संयमित हो जाओ, कुछ नहीं कहना है। मौन में बड़ी ताकत है। मौन आपकी गहराई को बचा कर रखता है। जो व्यक्ति बहुत बोलता है, हर व्यक्ति को जवाब देने की कोशिश करता है, जो खुद को एक्सपोज करता है, उसकी गहराई सबको पता चल जाती है कि कितना गहरा व्यक्ति है। भय उससे लगता है जो शांत रहता है। जो शांत रहता है वो हमेशा आश्चर्य का विषय होता है कि इसमें और कितनी गहराई बाकी है, ये क्या क्या कर सकता है। और ये उस पक्ष के लिए बड़ा घातक होता है, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि कुछ बोले ये, ताकि पता तो चले कि इसमें अंदर कितना है। और अगर आप मौन को पकड़ के बैठे हैं तो आप यकीन मानिए कि दुनिया की सारी लोगों के नकाब उतर जाते हैं, सबकी शक्लें आपके सामने आ जाती है और आपको वो लोग कभी जान नहीं पाएंगे।
वो ताकत होती है मौन में। इसलिए कहता हूं कि जब भी ऐसी स्थितियां आती है, कोई कटाक्ष करे, कोई मजाक उड़ाए, कोई कमेंट डाले आपके ऊपर, मस्ती से उसको सुन लो, इग्नोर कर दो, इग्नोर कर दो। अगर आप उन बातों से प्रभावित होकर अपने काम प्रभावित कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा अगर उन चीजों में नष्ट हो रही है, मतलब यह है कि जो लोग आपके खिलाफ है वो सफल हो रहे हैं और आप हार रहे हो। इसलिए मैं आप सभी विद्यार्थियों को कहूंगा कि इस जीवन में ये सबसे ज्यादा सुनने को आपको मिलता है। आपके पास छोटी नौकरी है तो बड़ी के लिए ताना मारा जाएगा, नहीं है तो नौकरी के लिए मारा जाएगा। और ये चीजें कई बार मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आते हैं ना कि सर मेरे को यह कह दिया, मेरे साथ वाले सेलेक्ट हो गए, मैं दुखी हूं। मैं दुखी क्यों है? थारी लाग जाएगा, दिन गति लाग जाए, मेहनत कर जा। और मेहनत ही नहीं करेगा तो कुछ नहीं होना। ऐसी स्थितियों से निकलने का सबसे बड़ा तरीका होता है शांत होना।